नमस्कार। सवाल देश का वित्त रोहित रोहन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो हमारे एस्टीम्ड पैनल है, पहले मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको ब्रीफ दूंगा। हमारे साथ हैं राजीव खुराना जी, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक साहब, जो एआईएम के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ हैं अनिल शर्मा जी, एडवोकेट, जो कांग्रेस सपोर्टर हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अविरल मलिक, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी एस्टीम्ड पैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है पप्पू यादव और करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। 20 मार्च को पप्पू यादव ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस के पास कोई ड्राइविंग फैक्टर नहीं था बिहार में, तो ऐसा लगा कि पप्पू यादव के आ जाने से बिहार का पॉलिटिक्स और बिहार का जो इलेक्शन है 2024 का, वो रोमांचक हो जाएगा। क्योंकि पप्पू यादव एक बड़े ही मजे हुए नेता हैं और पिछले कई इलेक्शन को वो जीतते आए हैं। अब पता चल रहा है कि पप्पू यादव जो है वो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए हैं, क्योंकि वो पूर्णिया पे अटक गए हैं और पूर्णिया से उन्होंने इलेक्शन भर दिया है। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमा भारती ने भी पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पे भर दिया है। और पप्पू यादव को कांग्रेस बार बार अल्टीमेटम दे रही है कि या तो आप नॉमिनेशन वापस लें या कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। और पप्पू यादव का कहना है कि उनकी लाश उठेगी, बट वो पप्पू यादव पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ सवाल ये बनता है, सबसे पहले मैं अनिल शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। अनिल शर्मा जी, सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि एक तो कांग्रेस ऐसे ही बहुत ही कमजोर दिख रही है चुनाव में, और दूसरा जो उनके पास स्टार लीडर्स हैं, जैसे पप्पू यादव हो गए या विजेंदर हो गए जो बॉक्सर थे, या महाराष्ट्र में आपके संजय निरुपम हो गए, आप उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो ड्राइविंग फैक्टर्स है, जैसे पप्पू यादव बिहार के इलेक्शन को ड्राइव कर सकते थे, आप उनको मेंटेन नहीं कर पाए, आप उनका सीट नहीं बचा पाए। सर देखिए, पप्पू यादव बड़े अच्छे लीडर हैं। उन्होंने कोविड में भी बहुत अच्छा काम किया है और वो हमारे साथ ही है, ऐसा नहीं है। हुआ क्या है इसमें, समस्या ये है कि पहले ही जो भीमा भारती हैं वो पर्चा भर चुकी थी। ठीक है। दिक्कत ये है सर इसमें समस्या, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको भी यहाँ से टिकट मिले, लेकिन पार्टी हाईकमान तय करती है, कोई प्रत्याशी तय नहीं करता। ठीक है अनिल शर्मा जी, यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि पहले से पता था कांग्रेस को कि पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे, उसके बावजूद क्या जरूरत थी? अगर पूर्णिया सीट आपने कंप्रोमाइज कर दिया आरजेडी को, तो पप्पू यादव को सम्मिलित करने की क्या जरूरत थी? नहीं सम्मिलित करते। अब जब पप्पू यादव को आपने सम्मिलित कर लिया, तो आपको पप्पू यादव का बचाव करना चाहिए था। देखिए रोहित जी, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये कभी डिसाइड नहीं हुआ, कोई शर्त पे नहीं आए पप्पू यादव कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे तभी पार्टी में उनको ज्वाइन कराया जाएगा। और वैसे भी वो अभी पूरी तरीके से वो पार्टी में वो ज्वाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काम किया है उन्होंने, उनकी वाइफ भी रही है पार्टी में, सांसद रही है वो भी, ऐसा नहीं है। और जो बात कह रहे थे आपके विजेंदर और संजय निरुपम जी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। ऐसे तो मुजफ्फरपुर से सांसद है अजय निषाद, वो भी कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस को जो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं वो विचारधारा से अलग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी सरकार उन लोगों पर दबाव बना रही है, ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू। ये ऐसे दबाव बना देते हैं, लोगों पे मजबूर हो जाते हैं लोग। ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपसे मेरा सवाल है कि जहां विपक्षी एकता एक साथ आने की कोशिश करती है, जैसे नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विपक्षी एकता को एक नया आयाम दिया, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही बिहार से छीन लिया। अब तो विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं बचा, क्योंकि नीतीश कुमार तो एक चेहरा थे विपक्ष का बिहार में, अब वो तो आपके पक्ष में आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस घमंडिया गठबंधन की, इंडी गठबंधन की अकाल मृत्यु हो चुकी है राजनीति में। उसके साथ साथ ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं,
उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है मटीरियल। तो हमेशा जब भी आपने देखा होगा ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, इनके ऊपर ही बोलते हैं और कोई विषय इनके पास है ही नहीं। ये डेवलपमेंट के विषय पर नहीं बोलेंगे, गरीबों के विषय पर नहीं बोलेंगे। हमने जो, अरे देखिए मत बोलिए, आप डिबेट करना पहले सीखिए, मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने की क्षमता रखिए, धैर्य रखिए। देखिए जिस प्रकार से इंडी गठबंधन है, सारे लोग बौखलाए हुए हैं। देखिए घमंडिया गठबंधन में सब लोग बौखलाए हुए हैं, कोई इनके पास पीएम कैंडिडेट नहीं है। पीएम कैंडिडेट कौन है आपका बता दीजिए, अनिल जी आप बता दीजिए, पीएम कैंडिडेट आपका कौन है, चलिए बताइए। क्या पॉलिसी है आपकी? आपकी एक ही पॉलिसी है, करप्शन को बढ़ावा देना है, करप्ट लोगों को बचाना है, यही तो आपकी पॉलिसी है। भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। आप जिन लोगों पर आरोप लगाते हो उन्हीं को भाजपा में शामिल करा के भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो शौचालय बनवाए हैं, हर वर्ग के लिए कार्य किया है, चाहे वो माइनॉरिटीज की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी सेक्शन की आप बात कर लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय हुआ करता था एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास। आज होता है सबका साथ, सबका विकास, ये सबको मालूम है और जनता खुश है। मैं दोबारा कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन जनहित के लिए काम कर रहा है, कौन देश को मजबूत कर रहा है। मैं विकास की बात, विकास क्या होता है? ठीक है, रोड बनाना विकास होता है। और टॉपिक से हम अपने टॉपिक से डिविएट कर रहे हैं। मैं राजीव खुराना साहब के पास आना चाहता हूँ। खुराना जी आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जो टॉपिक है वो है पप्पू यादव के साथ मोए मोए हो गया, ठीक है, खेला हो गया। इसका जवाब आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही है। संजय निरूपम ने बता दिया है कि कांग्रेस के ऊपर नेतृत्व में ही प्रॉब्लम है, लीडरशिप में 5 अलग अलग गुट बने हुए हैं, पांचों आपस में रस्साकसी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर एक गुट ने कह दिया तुम्हें आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको कोई भी आश्वासन दे दिया, पूर्णिया दे देंगे, ये दे देंगे, दूसरे गुटों ने उसको काट दिया। कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व जो है उसकी प्रॉब्लम सब ये चल रही है। संजय निरूपम ने बड़ा क्लियर बता दिया। ठीक है, जवाब क्या देना चाहते हैं आप? संजय निरूपम ने जो आरोप लगाया है, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए संजय निरूपम जी जो चाह रहे थे उनको नहीं मिल पाया। और समस्या क्या है? समस्या ये है जो ये लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये कांग्रेस के बनाए गए लोग हैं, कांग्रेस के द्वारा बनाए। आज ये स्वतंत्र इसलिए हो गए क्योंकि इनको भाजपा लुभावने ऑफर पेश कर रही है, ऑफर दे रही है, ऑफर के साथ ही जा रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनके पास विकास का कोई मुद्दा है नहीं। मैनिफेस्टो लाती है पार्टी, इन्होंने क्या किया बताइए? कांग्रेस अपनी गारंटी विकास का मुद्दा नहीं, विकास हमने कर दिया। विकास का मुद्दा नहीं, हमने किया है विकास, और वो जमीन पर दिख रहा है। नहीं, आपके के पास जाइए, लाभार्थियों के पास जाइए, लाभार्थियों के पास जाइए, लाभार्थी आपको बताएंगे। जाइए आप, जिनको घर मिला है उनके पास, एक एक करके बोला जाए, एक एक करके बोला जाए। सभी मेहमानों से निवेदन है, एक एक करके बोला जाए। ठीक है, ठीक है। विकास घोटाला करना विकास है, इमरजेंसी लगाना विकास है, नेशनल हेराल्ड विकास है, यही तो कह रहे हैं। फिर आता हूं मैं, प्लीज। डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक साहब, आप तो बिहार से ही हैं, और बिहार के राजनीति में पप्पू यादव का कांग्रेस में आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सुकून की बात थी, क्योंकि पप्पू यादव एक बड़े ड्राइविंग फैक्टर बन सकते थे। आप कैसा देख रहे हैं जब पप्पू यादव ही अब जो है कांग्रेस के लिए गले का घाट बन गया है? तो इससे क्या एमआईएम को कोई फायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है, ये बताइए। क्या वो सीट आपके हाथ से कांग्रेस को? मैं आपके मनीष शर्मा जी आपके पास आता हूँ। सबसे पहले मैं राजीव खुराना भाई की बातों से सहमत हूं कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जिस दिन अखिलेश सिंह जी की बेटी का रिसेप्शन वेटनरी कॉलेज पटना में होता है बिहार के लोगों के लिए, उस दिन
औरंगाबाद के सीनियर जो है अपना लीडर निखिल बाबू ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस की अर्जेंट मीटिंग रख दी। तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस दो अपने गुटों में बट करके काम कर रही है, और ये फैक्ट बात है कि किसी एक गुट की बात पप्पू यादव जी से हुई है, लेकिन जो है अपने सारे गुटों की बात हुई नहीं है। और पप्पू यादव जी अपने स्टैंड पर हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वो एक बिहार के अच्छे लीडर के रूप में देखे जा रहे थे और लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनके पार्टी के जो यूथ थे और जो उस पार्टी के लोग थे, उनसे बिना विचार विमर्श किए अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में जाकर के जो है कर दिया, जो 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 ये शो करता है कि वो अपने निजी हित के लिए जो है अपने पार्टी की उन्होंने अपनी जो है मैं बलि दे दी। और चूंकि कांग्रेस अभी राजद के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, यही फैक्ट है। वो भले हमारे कांग्रेस के साथी बैठे होंगे, चाहे और भी जो लोग बैठे हैं, ये फैक्ट है कि कांग्रेस अभी राजद के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, और कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह जी का भी गुट पप्पू यादव जी के साथ नहीं है। ठीक है, तो यही फैक्ट है जी। फिर आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ। मैं सत्यप्रकाश जी का स्वागत करता हूँ, थोड़ा डिले से ज्वाइन किए हैं, लॉयर हैं और इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं। जी जी सत्यप्रकाश जी, मेरा सवाल ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सरकार के लिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना जरूरी है। बिहार में पप्पू यादव जो है एक स्ट्रॉन्ग नेता बन सकते थे कांग्रेस का, बट उनके साथ ही खेला हो गया। कांग्रेस उनके साथ स्टैंड ही नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा कांग्रेस जो है उनको अल्टीमेटम देने पे लगी हुई है। तो आप इसको बिहार के राजनीति में कैसे देखते हैं, उनका ज्वाइनिंग कैसे देखते हैं, और अब जो सीन बन गया है कि वो गले के हड्डी बन गए, उसको कैसे देखते हैं आप? रोहित जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि महागठबंधन के लिए केवल बिहार में समस्या हो ये बात नहीं है, पूरे अभी देश बिहार पे इसको फोकस करते हैं। हाँ, महागठबंधन में बिहार की जो राजनीति है वो देश की अन्य प्रदेशों से राजनीति वहाँ पे अलग होती है। जातिवादी राजनीति बिहार में, और खास करके पप्पू यादव जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और पप्पू यादव की पुरानी छवि और पहली जो जब राजद का शासनकाल था वहाँ पे क्या छवि थी वो एक अलग विषय है, लेकिन आज के समय में पप्पू यादव का एक फॉलोअर है वहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है, और वो कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, पप्पू यादव की आज के समय में युवाओं के बीच में, आप सबने देखा होगा कोरोना काल में पप्पू यादव की जो छवि बन के आई थी बिहार में, ये अपने आप में एक अलग छवि आई थी। और कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पप्पू यादव जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके लिए भी वहां समस्या खड़ी करने की स्थिति में है। और कांग्रेस पार्टी के समक्ष अब समस्या ये हो गई है कि जिस सारण सीट से जहां पे पप्पू यादव भी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया, पहले तो कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव ये एश्योरेंस के बाद आए कि शायद उनको कंफर्म कर दिया जाएगा वहां से। अब कंफर्म तो उनको टिकट की ये श्योरिटी तो मिली नहीं, सिंबल भी वहां पे 2 कैंडिडेट को दिया गया। और समस्या ये होगी कि अगर पप्पू यादव इंडिपेंडेंट वहां पे नॉमिनेशन, तो उन्होंने फॉर्म तो ले लिया है, अगर वो करते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच फाइट होगी, वो एक अलग फाइट होगी, और उसका सीधा एडवांटेज जो है बीजेपी को मिलना है। ठीक है, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। अनिल शर्मा जी, आपने डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक साहब का भी बात सुना, आपने सत्यप्रकाश जी का बात सुना। शमीमुल हक साहब ने यही कहा कि भाई कांग्रेस में खुद का इंटरनल इतना पॉलिटिक्स है, इतने आपस में गुट बने हुए हैं कि वो खुद में ही लड़ने में व्यस्त है, वो बीजेपी से क्या लड़ेंगे। और सत्यप्रकाश जी का है कि पप्पू यादव अपने आप में इतने बड़े नेता हैं आज के डेट में कि वो कांग्रेस से बहुत ऊपर हैं बिहार में और पूर्णिया में। तो फिर ये कैसे चलेगा आप बताइए। कांग्रेस ठीक है, पप्पू यादव जी ने काम किया है, पप्पू यादव की एक छवि है, वोट बैंक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस से ऊपर है या फिर और किसी पार्टी से ऊपर है। कांग्रेस से ऊपर कैसे हो सकते हैं पप्पू यादव? तो कांग्रेस क्या सोच रही है, अगर पप्पू यादव पूर्णिया से अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं तो क्या पप्पू यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? अब ये तो पप्पू यादव जी हमारे साथ ही हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने तहस में आके और कुछ लोगों ने उनको मड़गला के उनका नॉमिनेशन फाइल करा दिया, ऐसा नहीं है।
क्या समस्या उत्पन्न कर सकते हैं महागठबंधन के लिए, वो केवल पूर्णिया सीट तक सीमित रहेंगे, ये बात नहीं होगी। अगर पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी दरकिनार करती है तो पूर्णिया के साथ साथ जितने भी आसपास के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, साथ ही साथ वो पूरे बिहार में अपने प्रभाव छोड़ने में सक्षम है। वो डॉक्टर अविरल जी, ठीक है, मैं आता देखिए हूं अभी पूरी तरीके से ये डिसाइड नहीं हो पाया है। हो सकता है वो यहाँ से अपना नॉमिनेशन वापस ले ले और उनको किसी और सीट से लड़ाया जाए। मतलब अभी भी आप पॉजिटिव माइंडसेट से पप्पू यादव को देख रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, मैं आपके पास आता हूँ खुराना साहब इनके बाद। आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ भून रहे हैं। सारा वोट जो कटेगा तो फायदा तो बीजेपी को मिलेगी। अगर मान लेते हैं कि पूर्णिया की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर बीमा भारती और पप्पू यादव में अगर वोट का बंटवारा हो जाता है तो जीतने का फायदा तो बीजेपी को मिल जाएगा, और समीमुल हक साहब तो देखते रह जाएंगे, उनके हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला है। तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत अच्छा। बिल्कुल एनडीए 500 पार जा रहा है, ये सबको मालूम है। ये जो कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, इन्हें भी मालूम है कि एनडीए 500 पार जा रहा है, और जनता कह रही है कि 500 पार जा रहा है। हम तो कह रहे हैं 400 पार, जनता कह रही है 500 पार, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। वो काम दिख रहा है, वो ग्राउंड रियलिटी के रूप में दिख रहा है। ये 400 पार क्या डीजल का रेट है क्या? इनके घोटाले दिख रहे हैं और हमारा जनहित में किया गया काम दिख रहा है, और वो काम पप्पू यादव पर हो रही है, बात पप्पू यादव पर हो रही है। वो स्वयं गवाही दे रहा है इस बात की। डीजल और पेट्रोल के बारे में कितनी महंगाई हो चुकी है। भरने का काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, ये टैक्स पेयर का पैसा लूटने का काम करते हैं, ये जनता को मालूम है और जनता जानती है। जनता को बदलवाने का प्रयास क्या करते हैं, ना तो शायद अच्छा होगा। रोहित जी, मैं सत्यप्रकाश जी के पास आता हूँ, फिर राजीव जी आप 30 सेकंड में अपना बोलिए, फिर सत्यप्रकाश जी के पास। मुद्दा एक चीज आपस में बोल रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है पप्पू यादव, मुद्दा ये है कांग्रेस और लालू की पार्टी के अंदर बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, इसकी लड़ाई है। भाई है तो सब लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स ये बात जितनी जल्दी कांग्रेस समझ जाए और पप्पू यादव समझ जाए तो हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। सत्यप्रकाश जी आप क्या बोल वो सब समझे हुए हैं, देखिए राजीव जी सब समझे हुए हैं। पप्पू यादव की दूरी राजद से है, ये तो जग जाहिर है, और राजद कभी नहीं चाहेगी कि पप्पू यादव एक बड़े राजनेता के रूप में फिर से बिहार में उभरे, क्योंकि उन्होंने सीधे लालू परिवार को चैलेंज किया हुआ है। अब समस्या कांग्रेस के लिए ये है कि वो राजद को खुश करे या पप्पू यादव को खुश करे या पूर्णिया सीट में चुनाव जीते। तो ये तीन जो समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए वो बहुत गंभीर है, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। ठीक है, मोहम्मद समीमुल हक साहब आपका क्या कहना है? मुझे तो एमआईएम इसमें कहीं भी दिख ही नहीं रही है। जहां लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आरजेडी लड़ रही है बीजेपी से, और सारे विपक्ष लड़ रहे हैं आपस में, तो वहां पे तो फायदा एमआईएम को मिलना चाहिए, लेकिन आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है? ये तो आपने देखा है कि हम लोगों ने सिर्फ सीमांचल की एक ही सीट पर हमारी पार्टी की कलम घोषणा हुई है और पप्पू यादव को समर्थन देने की बात हो रही है। तो यहाँ तो साबित हो रहा है ना कि कांग्रेस ही बी टीम है। जो लोग बी टीम का आरोप हमारे ऊपर आज तक लगाते रहे हैं, वो तो भाजपा को ही जिताने का यहाँ पर अपना काम हो रहा है। चाह रहे हैं कि एमआईएम जो है पप्पू यादव को सपोर्ट करेगी। हाँ, हमारी पार्टी की आंतरिक बात हो रही है, और पप्पू यादव जैसे लोगों को राजनीति में रहना चाहिए और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भी राजनीति में रहना चाहिए। तो हम लोग कुछ ऐसे नामों पर और कुछ ऐसे सीटों पर एमआईएम का समर्थन उनके साथ होगा। अभी ऊपरी स्तर पे बात हो रही है, 1 से 2 दिन में इसकी घोषणा। यानी कि एमआईएम जो है पूरा खेल बिगाड़ने के चक्कर में पड़ी हुई है। मतलब आप खुद तो जीत नहीं सकते, तो एमआईएम वैसे रोहित भाई, एमआईएम वैसे लोगों को बचाना चाह रही है जो देश के लिए और खासकर बिहार के लिए जरूरी है। ठीक है डॉक्टर पप्पू यादव
जी जी, ये देखिए पप्पू अभी यादव का एमआईएम वाले आपको एक अंदर की खबर दे रहे हैं। एमआईएम की स्थिति ये है, विपक्ष इनको साथ रखना नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं। अब इनके साथ क्या है कि नहीं, इनडायरेक्टली तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, उन्हीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही अपने सीटों पर चुनाव लड़ाने मेरे का काम भाई, करते अगर हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ एमआईएम है तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील के सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी क्यों खड़ा कर रही है। वो उसे तो करना ही है, वो तो करेगी। प्रवक्ता ही इसका बताएंगे। जवाब आपको देना होगा। पप्पू यादव का साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने खुल करके क्यों नहीं दिया? क्या ठीक है। पप्पू यादव ने जो अपने कोरोना में जो काम किया था, क्या बैठी है? कोई बोलता है एआईएमआईएम को कोई पूछता नहीं है। कोई एआईएमआईएम का वोट बैंक आज के समय में नहीं है जमीनी स्तर पर। और जिस प्रकार से एआईएमआईएम की बात है तो बगैर तथ्यों के बात बिहार की राजनीति में हमारे मलिक साहब, बिहार की राजनीति में एमआईएम जहां किशनगंज से इलेक्शन लड़ी थी, सिर्फ वहीं से कांग्रेस का एक एमपी हुआ था। आप पहले ये याद कर लें, 39 में से सिर्फ 39 की 39 सीट भाजपा और जदयू को गई थी, और जहां से हमारा इलेक्शन हुआ था वहीं से डॉक्टर जावेद एमपी हुए थे। ये भी आप पहले याद कर ले। इसलिए आप जो रख करके बैठे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान और ये आपके चिल्लाने से कि 400 पार, ये आप जो हल्ला करते हैं कि 400 पार क्या है, ये पेट्रोल का भाव है, ये डीजल का भाव है, ये चीनी का भाव है, नमक और यूरिया का भाव है, ये क्या है? आप देश में 400 पार कहाँ जाना चाहते हैं? क्या 1200 का सिलेंडर आप जो है 2051 करना चाहते हैं? देश के सिर्फ भाषणगिरी से देश नहीं चलता है। सिर्फ भाषणगिरी से देश नहीं चलता है। आपकी सबसे गंदी आदत है कि जब कोई बोलता है उसके बीच में ही आप जो है अपना बोलते हैं। नीचे जो आप फोन पर, फेसबुक पर देखते रहते हैं कि 400 पार, आखिर आप जो है ये जो है सबसे पहले साबित कीजिए कि क्या होगा 400 पार। क्या डीजल का दाम होगा? क्या पेट्रोल का दाम होगा? क्या यूरिया का दाम होगा? देश के जो किसान रोड पर आए हैं, देश के जो किसान ऑडियो लॉक है, प्लीज 2 मिनट। मैं डॉक्टर अविरल जी के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर अविरल जी, जैसा कि अभी आपने देखा, एक अंदर की खबर दिया मोहम्मद समीउल हक साहब ने कि वो पप्पू यादव को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से एमआईएम ने ये घोषणा कर दिया कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी बिहार में। क्या लगता है आपको? नहीं रोहित जी, मैं पप्पू यादव ने देखिए, लगता ये है 30 सेकंड सत्यप्रकाश जी आप कंटिन्यू करें। लगता है कि अविरल जी का साउंड जो है वो पप्पू यादव ने एक स्टेटमेंट कल उन्होंने दिया मीडिया में कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। अच्छा। और पूर्णिया से या तो मैं चुनाव जीत के जाऊंगा या तो हमारी लाश जाएगी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है। अब एमआईएम अगर पप्पू यादव को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट अलग, मेरी आवाज आ रही है? समस्या ये उत्पन्न, बस आ रहा हूँ मैं, आपकी आवाज चली गई तो मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। जी बोलिए डॉक्टर अविरल साहब, बोलिए। नहीं, देखिए, शुरू से ही कांग्रेस के साथ है। ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है एआईएमआईएम को मालूम है। ये कांग्रेस के द्वारा ही चलाया गया इस प्रकार का संगठन है। और उसके साथ साथ बेबुनियाद बात कर रहे हैं। ये विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। विकास के मुद्दे पर चर्चा कीजिए, डेवलपमेंट के इशू, हम डेवलपमेंट के ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये बार-बार आप में जब आ जाते हैं तो एक टीम हो जाते हैं क्या? कांग्रेस जब शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार में रहती है तो वो एक टीम हो जाती है क्या? आपके पास तो हिंदू मुस्लिम यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। ठीक है, लोगों को बांटना जाति और धर्म के तौर पे और कोई मुद्दा नहीं आपके पास। मैं आता हूँ अनिल शर्मा जी आपके पास।
मैं ये कह रहा हूँ, ये जिस पप्पू यादव की कांग्रेस के साथ जो टर्म्स तय हुई हैं, आने की जो शर्तें तय हुई हैं, इस इंटेंसिटी पे गौर करें। पप्पू यादव ने उसका सिंबल नहीं लिया, उसने अपनी पार्टी का मर्ज की है। तो ये जो पैक्ट हुआ है, चाहे वर्बल हुआ है, रिटर्न में हुआ है, किस गुट से हुआ है, AAPC, वो एक जो पैक्ट हुआ है बड़ा मजबूत हुआ है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। कोई अपनी आइडेंटिटी ऐसे नहीं किसी के हवाले कर देता परोस के। तो ये पप्पू यादव का जो इशू है वो लालू की पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, वो बना हुआ है गले की पांच। इसीलिए पप्पू यादव की जब बात शुरू हुई थी कांग्रेस के साथ, उन्होंने पहले से ही वो अपनी बीमा भारती को डिक्लेयर करके और चुपचाप वहां खड़ा कर दिया। मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास आता हूँ, समय के अभाव है तो थोड़ा शॉर्टकट में इसका जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से मैं आता हूँ, एक सवाल है मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को मीडिया में दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, अरविंद केजरीवाल के इशू को दबाने के लिए बहुत सारे चीजें कर रही थी बीजेपी, लेकिन क्या ये कांग्रेस में जो अपने आप जो ये फूट हो रहा है, अभी पिछले 4 दिनों में ही बड़े बड़े नेता जिस तरीके से बाहर निकले हैं और मीडिया का अटेंशन फिर डाइवर्ट हो गया है, तो क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को पार्टी छोड़ के जाने की बात है, केवल आप इस लेवल तक ही सीमित नहीं रह सकते कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन जा रहे हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जाते जाते उन लोगों ने जो आरोप लगाए, वो आरोप कितनी गंभीर है। आप इन आरोपों को समझे कि एक पार्टी का नेता जो सांसद रहा, जो मिनिस्टर रहा, जो स्पोक्स पर्सन रहा, जो पार्टी को डिफेंड कर रहा था, वो जाने के बाद ये आरोप लगाता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, इवन राष्ट्र विरोधी है। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। और वही अनिल जी जवाब दीजिए। ये भी आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया नेताओं ने कि प्रकाश जी, अगर कांग्रेस 4 लोगों की कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी है, 55 साल राज किया है, कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया है। और रही धर्म विरोधी की बात, तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कभी कांग्रेस ने सनातन के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। और मैं भी सनातनी हूँ और किसी आपके लोग कह रहे हैं सीनियर मोस्ट 26 मई 2014 के बाद ही लोगों को पता चला है निर्माण का विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। राम मंदिर निर्माण का विरोध कांग्रेस ने किया। हमें तो कोई विरोध नहीं किया, तो सब गए थे, पूरा डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का। आपने नहीं क्योंकि आप कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया राम मंदिर के उद्घाटन का भी। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक साहब से पूछना चाहता हूँ कि कहीं MIM डूबते हुए नैया पे तो सवारी नहीं कर रही है? क्योंकि अगर कांग्रेस हारती है अपने ही फूट के कारण, RJD और कांग्रेस और के आपस के झगड़ा की वजह से, तो हार में तो MIM भी साथी हो जाएगी। MIM खुद ही डूबती हुई नैया है। आज तक भाई सवाल मुझसे हो रहा है तो मुझे जवाब देने दें, या फिर आप सिंगल बैठ जाए डिबेट में। आपको अगर इतनी उत्सुकता है तो आप फिर या तो सिंगल बैठ जाए डिबेट में, किसी को बैठने की जरूरत नहीं है। डिबेट मत होइए प्लीज, सवाल का जवाब दीजिए। इंडिविजुअल फाइट में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। जी, हमारी लड़ाई असल में भाजपा की नीतियों से है, हमारी लड़ाई उनकी विचारधारा से है। भाजपा से भी नहीं कहिए, भाजपा से या किसी भी राजनीतिक दल से बैर उस वक्त होता है जब उसकी विचारधारा गलत होती है। तो देश को जो बांटने की विचारधारा है उससे हमारी अपनी लड़ाई है। और उसके साथ जो लोग मजबूती से खड़े होंगे, वो चाहे किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो या बगैर दल के हो, MIM उनके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, राजीव खुराना जी, आप देश तोड़ने वाले पार्टी के साथ हैं? MIM साहब बोल रहे हैं नहीं, AMII की जो पोजीशन है वो ये है, ये ना गेनर है ना ये लूजर हैं,
ये कहीं भी नहीं है। इनको तो इस गेम को, WWE को, WWF को बरकरार रखना है इलेक्शन में। ये जो भी जहां मिलेगा उसको बीजेपी की आड़ में उसको सपोर्ट करेंगे। पप्पू यादव के अगेंस्ट कोई और आ जाएगा, ये उसको सपोर्ट करेंगे जहां इनको लगेगा। इनकी तो ये तो कहीं गेम में ही नहीं है, सीन में ही नहीं है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं रोहित जी, मैं जो बिहार की राजनीतिक जो भौगोलिक स्थिति है, AIM की जो पकड़ है, वो सीमांचल की करीब 40 विधानसभा सीटें और बक्सर और शाहबाद का है जहां पे AIM का पकड़ है। इसके अलावा AIM है कहाँ? AIM की कितनी सीटें हैं बिहार में? स्थिति तो क्या है AIM का? तो AIM केवल सपोर्ट करके, जो कांग्रेस पार्टी तो इन पे आरोप लगाती ही है, ये केवल मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। ये वोट में कन्वर्ट करके NDA को कोई वैसा बेनिफिट दे दे, ये मुझे नहीं लगता कि AIM की वो क्लोजिंग कमेंट चाहिए। क्लोजिंग कमेंट चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम के अंत पे आ गए हैं। राजीव खुराना जी, आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? जिस तरीके से कांग्रेस में फूट हो रही है, क्या ये लोकसभा चुनाव को कांग्रेस के फेवर में ला रही है या कांग्रेस को और लोकसभा इलेक्शन में दूर ले जा रही है जीत से? मुझे आखिरी कमेंट ये करना है कि कांग्रेस में जैसे जैसे लोग सनातन विरोधी होने के चक्कर में छोड़े जा रहे हैं, एक दिन आएगा ये मुस्लिम पार्टी बन के रह जाएगी कांग्रेस। ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट। आप ये चैलेंज कर रहे हैं मोहम्मद शमीमुल हक साहब का कि 2 मुस्लिम पार्टी हो जाएगी? शमीमुल हक साहब, आपके ऊपर कमेंट है, बताइए। लास्ट कमेंट। मैं यही बताना चाहता था कि ये लोग को मुसलमानों से इतनी दिक्कत है, हमारे राजीव भाई को, कि ये लोग चाहते नहीं है कि देश में मुसलमानों का क़यादत खड़ा हो। और मैं सत्यप्रकाश जी को ये भी बता दूं, चूंकि मैं बिहार के राजनीति को ही बेहतर जानता हूं, तो MIM के हमारे 5 में से 4 विधायक तोड़ने के बाद भी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 मीटिंग की और बिहार के उलमाओं का, इंटेलेक्चुअल्स का, और ये सारे मीटिंग में एक ही बात उन्होंने रखी कि MIM पार्टी को रोका कैसे जाए। चूंकि गोपालगंज में 2022 में जो हमारा भाई इलेक्शन हुआ, उसका सारा ठिकरा हमारे ऊपर अपना फेंका गया। चूंकि 12,500 वोट मात्र 17 दिनों में MIM के प्रत्याशी मरहूम अब्दुल सलाम साहब को वहां जो है अपना मिला। और फिर उसके बाद 6 महीना के बाद मैं मुजफ्फरपुर के भी मनकुरनी में हराने का ठिकरा मेरे ही ऊपर फेंका गया। तो ये 5 सेकंड मेरा नाम लिया गया। 5 सेकंड मैंने कांग्रेस को बोला है कि ये मुस्लिम पार्टी बन जाएगी। मैंने AIM का नाम लिया, उन्होंने खुद कह दिया कि हम मुस्लिम पार्टी है। ठीक है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, क्लोजिंग कमेंट क्या है? मैं तो यही नहीं राजीव भाई, आपने बोला कि अगर कांग्रेस मुस्लिम पार्टी ही बन जाएगी तो आपको इससे क्या परेशानी है? अगर मुसलमानों की बात करने वाली कोई पार्टी अगर देश में आती है तो आपके सीने में दर्द क्यों होने लगता है? हम भी इस देश के समान नागरिक हैं। हमारी आजादी में भूमिका है। भाजपा ने तो 67 साल तक देश का झंडा नहीं फहराया नागपुर में। जितने AIM के मेंबर हैं, आपका जवाब नहीं होता है। उससे ज्यादा बीजेपी में 67 साल तक नागपुर के हेडक्वार्टर में भाजपा ने देश का झंडा नहीं फहराया। बार मुस्लिम गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले मुस्लिम करते हो। आपके दिल की बात सत्यप्रकाश जी को बोलने देते। आप सत्यप्रकाश जी को बोलने देते। सत्यप्रकाश जी, आप अपना क्लोजिंग कमेंट रखें। हाँ, मैं एक्चुअली ये राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं, उनकी एक समस्या होती है कि वो डाइवर्ट कर देते हैं इशू को। आपने जो विषय आज उठाया कि महागठबंधन आज के समय में जितनी कोशिश इन्होंने की, पिछले 8-10 महीने में जितनी मीटिंगें हुई, उन मीटिंग्स के बाद इनके साथ समस्या ये रही कि एक मीटिंग कोलकाता में हो रही है तो पंजाब का मुख्यमंत्री नाराज हो रहा है, दिल्ली में हो रही है तो बिहार में लीडर नाराज हो रहा है। तो इनके साथ समस्या है कि ये आपस में तो यूनाइट हो नहीं पा रहे हैं और बात लोकतंत्र बचाने की करते हैं और कहते हैं ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप अपने घर की नहीं पा रहे हैं तो देश के लोग कैसे बचाएंगे, ये समस्या। मैं अनिल शर्मा जी के पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। जैसा कि आपने सारे प्रवक्ता के सुना, यहाँ तक कि MIM जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपने ही फूट से लड़ रही है।
कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, ये विचारों की बात है, सब अपने ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फूट है, ठीक है, जो भी है सब अच्छा है। आज शाम तक ये डिसाइड हो जाएगा पप्पू यादव जी का भी जो इश्यू चल रहा है। और रही बात, ये सेकुलर देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, देश संविधान से चल रहा है। और ये समझता नहीं आ रहा, अगर 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 ये भाजपा इतना मजबूत अपने को समझ रही है तो इनको तीसरी या दूसरी इलेक्शन कमिश्नर को नहीं बदलना पड़ता। ठीक है, ठीक है डॉक्टर अविनाश जी, क्या 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 आपका जवाब है इनके आरोप पे? ऐसा ही होगा, आपने इलेक्शन कमिश्नर को भी बदल दिया। प्रधानमंत्री कहा करते थे, इनके ही प्रधानमंत्री कहा करते थे कि इस देश के सभी संसाधन हम सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, और आप एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास कर रहे हैं, और उसके बाद सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। सेकुलरिज्म की ये परिभाषा होती है? सेकुलरिज्म पढ़कर आइए, पहले संविधान को पढ़िए। तभी तो आप तो सिर्फ हिंदू करते, हिंदू नहीं, सिर्फ सनातन सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, और सबको घर दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं, सबके बैंक खाते खुलवा रहे हैं, सबको मुद्रा लोन दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ सबको मिला है, सौभाग्य योजना का लाभ सबको मिला है, और तो दिख रहा है हम चीन और पाकिस्तान की खबर तोड़ने का काम करते हैं, हम हर वर्ग के लिए काम करते हैं, गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, सबके लिए हमने काम किया है, और वो दिख रहा है। जाकर इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं।